हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका लेक्चर नंबर 7 में। ये हमारा इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। चैप्टर कौन सा है? क्लास 9th का साइंस का दूसरा चैप्टर है हमारे पास में। सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड एस प्योर। क्या हमारे आसपास की चीज़ें शुद्ध हैं या क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? तो आखिरी लेक्चर लेकर आपके सामने आया हूँ और इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा चेंजेस अराउंड अस, हमारे आसपास के जो परिवर्तन हैं उनके बारे में। इससे पहले अगर आप और लेक्चर्स नहीं देखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो आप उसको देख लीजिए, फिर यहाँ पे आइए। और अगर आप नहीं भी देखते हैं उसको तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये इंटायरली डिफरेंस है, एकदम अलग है उन सारे लेक्चर्स से। ठीक है, इसके पहले जितने भी लेक्चर थे उन सबसे एकदम अलग है, आप इसको सेपरेट भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम डिस्कस क्या करेंगे? पढ़ेंगे हमारे आसपास होने वाले परिवर्तन के बारे में। तो परिवर्तन क्या है? परिवर्तन प्रकृति का एक मूल नियम है जो कि लगातार होता रहता है। आप अपने आसपास देखते होंगे कि लगातार सभी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। आपके आसपास सारी चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, यहाँ तक कि हम और आप भी लगातार परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन किस तौर पे हम लोगों में? कि हमारी ग्रोथ हमेशा होती रहती है, हम बढ़ते रहते हैं। आप अपने आसपास के पेड़ पौधों को देखेंगे तो आज थोड़ा छोटे होंगे, 20 दिन बाद, 25 दिन बाद देखेंगे तो उसकी ग्रोथ हो जाएगी, वो थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएगा। तो यही सारी परिवर्तन है जिसको हम बदलाव भी कहते हैं। यहाँ तक कि हमारी अर्थ भी लगातार परिवर्तित होती रहती है, एक स्थान पर रुकी नहीं होती, लगातार घूमती रहती है, खुद भी घूमती है और सन के चारों तरफ भी घूमती है। तो कोई भी चीज़ पूरे ब्रह्मांड में स्थिर नहीं है, उनमें परिवर्तन होता रहता है। और उन्हीं परिवर्तन के बारे में हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री के इस चैप्टर में। और उस परिवर्तन को हम दो भागों में बांट दिए गए। ठीक है, हमारे आसपास जितने भी परिवर्तन हैं केमिस्ट्री के टर्म में हम उनको दो भागों में बांटे हैं। एक को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन यानी फिजिकल चेंज, और एक होता है रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज। तो उन्हीं के बारे में आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। थोड़ी सी चीज़ें पहले से ही लिख रखी हैं जिससे टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाए। तो बताते हैं आपको। देखिए, परिवर्तन दो तरह का है। पहला फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा केमिकल चेंज या रासायनिक परिवर्तन। आप आसपास जितनी भी चीजें दिखाएंगे, जो भी परिवर्तन होगा, अगर आप कोई भी परिवर्तन कमेंट बॉक्स में लिखिए, पूछिए सर ये कौन सा परिवर्तन है, वो इन दोनों में से ही एक होगा, या तो वो भौतिक परिवर्तन होगा या तो रासायनिक परिवर्तन होगा। अगर आपको जरा भी कंफ्यूज होते हैं किसी भी परिवर्तन को लेकर तो आप कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा कमेंट में कि वो कौन सा चेंज है, फिजिकल है या केमिकल है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं अच्छी तरीके से। आपको इस लेक्चर को पढ़ने के बाद क्या करेंगे कि खुद ही बता देंगे कि कौन सी चीज़ें भौतिक परिवर्तन है और कौन सी रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए क्या होता है भौतिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन में अगर किसी भी पदार्थ में कोई ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, यानी उसकी भौतिक गुणधर्म चेंज होते हैं, उसकी भौतिक जो हमारे पास में प्रॉपर्टीज हैं वो सारी चेंज होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। और अगर उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी तो उसको बोलेंगे केमिकल चेंज। यानी रासायनिक गुणधर्म बदलेंगे तो रासायनिक परिवर्तन, और भौतिक गुणधर्म बदलेंगे तो भौतिक परिवर्तन। अच्छा सर, बड़े सिंपल शब्दों में आप बता दीजिए कि फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी तो फिजिकल चेंज। आखिर ये फिजिकल प्रॉपर्टी है क्या? तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो ऐसी प्रॉपर्टीज हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी आसपास के मैटर आपके कोई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी वो प्रॉपर्टीज जिसको आप देख के बता सकते हैं। ठीक है, जैसे ये मार्कर है या ऑब्जेक्ट है, इसमें चेंज हो सकता है कुछ, जैसे ये चेंज हो गया, इसमें पहले क्या था, जुड़ा था, अभी क्या हो गया, ये अलग हो गया। अब सर बताइए कौन सी चेंज है, कौन सा चेंज है? यहाँ भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन? तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है। कैसे? अभी आपको आगे एक्सप्लेन करके फिर मैं इसको बताऊंगा। तो देखिए, इसमें चेंज हुआ और मैंने बता भी दिया कि ये चेंज कौन सा था। तो आखिर कैसे बता दिया मैंने इसमें? क्योंकि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हुई थी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ऐसी सारी प्रॉपर्टीज जिसको हम देख के बता सकते हैं। जैसे इसका कलर कैसा है, ठीक है, ऊपर ब्लू है, नीचे व्हाइट है। और क्या हो सकता है? इसका मास क्या है, इसकी डेंसिटी कैसी है, डेंसिटी के बारे में आप पहले लेक्चर में पढ़े हुए हैं, सॉरी फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हुए हैं। ठीक है, डेंसिटी कैसी है, घनत्व क्या है, भौतिक गुणधर्म है। और क्या हो सकता है इसका सर? बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्वथनांक कितना है, और क्या है इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, गलनांक कितना है। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि हम क्या करते हैं, इसको भौतिक प्रॉपर्टीज यानी भौतिक गुणधर्म कहते हैं। अगर ये चेंज होती हैं तो इसको हम बोलेंगे भौतिक गुणधर्म। लेकिन इसके अगर हम एटॉमिक लेवल पे चले जाते हैं और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी यानी इसमें जो हमारे पास एटम्स हैं वो चेंज होने लगे तो उसको हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो कुछ डिफरेंस मैंने दो डिफरेंस पहले से लिखा हुआ है, उसको मैं आपको समझाता हूँ, फिर एग्जाम्पल से बात करेंगे कि आखिर इस डिफरेंस में अंतर क्या है।
ठीक है, सॉरी, इसमें डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे पहला जो हमारे पास डिफरेंस है, फिजिकल चेंज यानी भौतिक परिवर्तन जो होता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे अभी मैं बताया था इसको कि ये क्या है, फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि मैं ये पहले मार्कर था, इसको मैंने यहाँ से निकाला, चेंजेस हुआ, इसमें कुछ परिवर्तन हुआ, लेकिन क्या कुछ नया बना इससे? नहीं, कोई भी चीज़ नई नहीं बनती। भौतिक परिवर्तन में कोई नई चीज़ बनती ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं बना। तो इसलिए मैंने इसको बोला था कि ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है। तो आपको बात क्लियर हुई होगी पहले ही डिफिनीशन से, या पहले से ही आपकी जो इसकी डिफिनीशन बता रही है फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल चेंज की। सेकेंड हमारे पास में क्या है, केमिकल चेंज। इसमें क्या है, इसमें कर रहा है न्यू सब्सटेंस फॉर्म। पहली चीज ये बताता है कि इसमें कोई ना कोई नया पदार्थ जरूर बनेगा। तो अब आप अपने आसपास ऐसे परिवर्तन देखिए जिसमें कुछ नया बनता हो। जैसे आप देखते होंगे कि अगर कच्चा आम, ठीक है, कच्चा आम ले आके आपने रखा और वो पक गया, तो क्या हो गया, कुछ नया हो गया। पहले कच्चा था, अब पक गया सर, तो क्या दोनों में कुछ चेंजेस हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी बदल गई। या आप अपने आसपास देखते होंगे, लोहे का अगर कोई भी सामान रखा हुआ है आसपास और कई दिनों तक उसको बाहर रखा जाए तो उसमें क्या होता है, जंग लगने लगता है। अब जंग क्या होता है, उसमें कुछ नया बन जाता है। नया क्या, पहले लोहे का अगर रॉड है कोई, तो रॉड के ऊपर आप देखेंगे एक नई लेयर बन जाती है, तो वो क्या है, वो कुछ नया बना, इसलिए उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज। यानी लोहे में, आयरन में रस्ट लगना, लोहे में जंग लगना कौन सा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन, क्योंकि उसमें कुछ नया बन रहा है। या और भी सरल एग्जांपल से आपकी बात को अगर हम बताना चाहें तो आप देखते होंगे दूध है, दूध को अगर हम रख देते हैं तो कुछ दिन बाद, या उसमें कुछ भी अगर ऐसा हम ऐड कर देते हैं खट्टा, तो उससे क्या होता है, वो दही बन जाता है। तो दूध से दही का बनना क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि पहले वो दूध था और बाद में नया कुछ बन गया। नया क्या, दही। तो दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन। एग्जाम्पल तो इतने बताएंगे लास्ट में आपको कि सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो पहला मैंने एग्जाम्पल बताया कि कुछ भी नया नहीं बनेगा तो फिजिकल चेंज, और कुछ नया बन गया, ठीक है, न्यू सब्सटेंस और फॉर्म, तो वो हो जाएगा केमिकल चेंज। तो एक हम लोग क्या करेंगे, एक मापदंड को अपनाएं, पहली चीजों को देख के बता सकते हैं कि वो फिजिकल है या केमिकल है। दूसरी चीज फिर क्या देखेंगे, अगर इसमें आपको सही तरीके से स्पष्ट नहीं हो रही हैं चीजें, तो आप दूसरे पे आइए। दूसरे पे देखिए, क्या वो रिवर्सिबल चेंज है, क्या कोई ऐसा परिवर्तन है जिसको हम वापस कर सकते हैं। जैसे यहां पे था, इसको मैंने यहां से हटाया था और फिर से मैं इसको वापस कर दिया। अगर मैं कोई ऐसा चेंज हमारे आसपास दिखाई देता है जिसको मैं वापस कर सकता हूं, तो उसको क्या बोलता हूं, उसको बोलता हूं भौतिक परिवर्तन या फिजिकल चेंज। इसी को लिखा है मैंने सेकंड में, रिवर्सिबल चेंज, यानी उत्क्रमणीय, ऐसा परिवर्तन जिसको हम वापस कर सकते हैं, वापस उसी अवस्था में ला सकते हैं उसको, तो इसको क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल चेंज। यानी भौतिक परिवर्तन हमारा क्या होता है, उत्क्रमणीय होता है, उसको हम वापस कर सकते हैं। लेकिन रासायनिक परिवर्तन अगर एक बार हो गया, अगर एक बार ऐसा कोई परिवर्तन हो गया जो रासायनिक है, तो उसको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते, वापस नहीं कर सकते, इसीलिए इसको बोलते हैं इर्रिवर्सिबल चेंज। इर्रिवर्सिबल का मतलब उसको हम वापस फिर से वैसा नहीं बना सकते। हिंदी में इसको बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो ये सारे दो हो गए, दो सिंपल से। इन्हीं दोनों के आधार पे आप एकदम से अंतर बता सकते हैं, क्योंकि बुक्स में दो ही चीजें बताई गई हैं। मैं यहाँ पे दो चीजों को और ऐड करना चाहूंगा, दो और डिफरेंस बताना चाहूंगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में, वो भी आप याद रखेंगे तो आपको आगे के लिए बहुत ही अच्छा होगा। थर्ड जो है हमारे पास में, इसमें जो होता है फिजिकल चेंज में, जो हमारे पास में एनर्जी चेंज होता है, बहुत ही स्मॉल होता है, स्मॉल एनर्जी चेंज, एनर्जी चेंज, ठीक। यहां पे क्या है, लार्ज एनर्जी चेंज, लार्ज एनर्जी चेंज। चेंज ना बोले, डिफरेंस बोले तो ठीक है, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। स्मॉल एनर्जी डिफरेंस, ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो बहुत ही थोड़ा सा होता है। यहां पे लार्ज एनर्जी डिफरेंस, ऊर्जा का जो अंतर होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, किसमें, केमिकल चेंज में। और यहां पे तीसरा अगर हम बात करते हैं, चौथा बात करते हैं, तो जो भौतिक परिवर्तन होता है इसमें मास रिमेन कांस्टेंट, मास ऑफ सब्सटेंस रिमेन कांस्टेंट। जो उसका द्रव्यमान होता है, जो भी सब्सटेंस, जो भी पदार्थ, जिस पदार्थ में परिवर्तन होता है, जैसे इसका जो परिवर्तन हुआ, इसमें परिवर्तन हुआ, तो इसका मास नहीं बदलने वाला। अगर मास नहीं बदलता है, मास रिमेन कांस्टेंट, अगर उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, नहीं बदलता, तो उसको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और यहीं पे अगर मास चेंज हो रहा है,
मास ऑफ सब्सटेंस चेंज्ड। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल दोनों को आपको क्लियर करता हूं। यहां पे मास चेंज होगा, मास चेंज कैसा होगा, जरूरी नहीं है सारी चीजें, यहां पे जितनी भी चीजें लिखेंगे सब जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी एक अच्छी तरीके से मैच कर गया तो उसको हम इस कैटेगरी में रख देंगे। जैसे यहां पे मैं बता रहा था आयरन, लोहे की रॉड है, उसमें अगर जंग लगता है तो जंग लगते लगते क्या होगा, उस रॉड का मास धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्यों, तो उसी को हम बोल रहे हैं मास ऑफ द सब्सटेंस चेंज। मास उसका कम हो जाएगा, पहले ज्यादा मास रहेगा, हो सकता है कम हो जाए, या हो सकता है कम हो पहले फिर बाद में ज्यादा हो जाए। तो मास अगर चेंज हो रहा है तो वहां पे हम क्या देखते हैं, केमिकल चेंज, लेकिन ओवरऑल मास सेम रहता है। अगर उस जो जंग लगा हुआ पार्ट है जो कि नीचे गिर गया है, उसको भी वापस फिर से हम ऐड करके फिर से उसका अगर वेट मापते हैं तो क्या होगा, मास सेम होगा। लेकिन बात यहां पे हो रही है कि जिस ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है उस ऑब्जेक्ट का क्या मास चेंज हो सकता है, तो हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई केमिकल चेंज हो और मास चेंज ही हो, लेकिन हो भी सकता है। अगर मास चेंज हो रहा है तो भी हम समझेंगे कि वो केमिकल या रासायनिक परिवर्तन है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स फिजिकल चेंज के इस साइड लिखेंगे, केमिकल चेंज के इस साइड लिखेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल से बात करते हैं। सबसे पहला, कटिंग ऑफ ट्री। कटिंग ऑफ ट्री, पेड़ का कटना, एग्जांपल फिजिकल चेंज का। वाटर से आइस बनना या आइस से वाटर बनना, ये भी क्या एग्जांपल है, इसी का है। और एग्जांपल क्या है, कागज को छोटे छोटे यानी लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट देना, ये तो हो ही गया। और क्या हो सकता है सर, और कई सारे, मेल्टिंग ऑफ आइस, या और क्या हो सकता है सर, और कुछ पहले इसके लिख लेते हैं एग्जांपल केमिकल चेंज के। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। ठीक, और क्या सर, और राइपनिंग ऑफ फ्रूट। ठीक है, फल का पकना। और क्या हो सकता है सर, और हमारे पास में जो हो सकता है, यहां पे राइपनिंग ऑफ फ्रूट हो गया, और यहां पे हो सकता है वाटर से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जल का विद्युत अपघटन। हिंदी में इसको जो मैं बोल रहा हूं, अगर आप हिंदी मीडियम से इसको लिख लीजिए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का मतलब है जल का विद्युत अपघटन। और क्या है सर, अगर हम ग्राइंड कर देते हैं किसी चीज को ग्राइंड कर दें, जैसे गेहूं है, ठीक है, गेहूं है, उससे हम आटा बना देते हैं, गेहूं का आटा। ठीक है, गेहूं से आटा बनाते हैं तो क्या है, फिजिकल चेंज है। तो ये भी ध्यान देना है आपको, गेहूं से आटा बन रहा है तो क्या है, फिजिकल चेंज है। मोमबत्ती का जलना, ठीक है, मोमबत्ती का जलना, इसको मैं थोड़ा सा ब्लू कलर से लिखूंगा क्योंकि ये स्पेशल केस है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये क्या है, ये आपको बताना है। अभी मैं लास्ट में इसको बताऊंगा। मोमबत्ती का जलना दोनों तरह का चेंज है, फिजिकल चेंज भी है और केमिकल चेंज भी है। अब मैं आपको एक एक एग्जांपल लेके बड़ी अच्छी तरीके से सबको एक्सप्लेन करता चलता हूं, जो कि मैंने अभी लिखा है। देखिए, पहला मैंने लिया कटिंग ऑफ ट्री। अगर आप पेड़ को काट रहे हैं, या कटिंग ऑफ, यहाँ पे पेपर लिख सकते थे हम, ठीक है, या कटिंग ऑफ मार्कर लिख सकते हैं। कुछ भी, किसी भी चीज को अगर आप कट करते हैं तो कट करना क्या होता है, फिजिकल चेंज। क्योंकि अगर मैं इस मार्कर को काट के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दूं तो क्या इससे कुछ नया बन गया? पहली ही चीज है, नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड, कुछ नया नहीं बना। पहले भी मार्कर था, अब भी मार्कर ही है ये। ठीक है, मार्कर टूट भले गया, यानी तोड़ दिया इसको, मैं कट कर दिया तो टूट गया मार्कर भी, लेकिन क्या कुछ नया, मार्कर से पेन तो बन नहीं गया है, अब भी मार्कर ही। या एक पेपर लेता हूं मैं कोई, ठीक है, पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता हूं या फाड़ देता हूं, तो वो क्या हो गया, पहले भी पेपर था, छोटा कर दिया एकदम, यानी पेपर इतना बड़ा था भाई, लिया इसको कट करके छोटा छोटा कर दिया एकदम। अब इतना बड़ा पेपर भी होगा तो वो भी क्या है, अभी पेपर ही है। तो अगर किसी चीज को हम कट करते हैं तो क्या होता है, फिजिकल चेंज, क्योंकि इसमें कोई नया कुछ नहीं बनता है, इसको ध्यान देना है। दूसरी चीज, वाटर से आइस बन रहा है। अगर हम पानी को लेते हैं, फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है, जम जाता है। तो क्या दोनों चीजें बदल गई? नहीं, बदली नहीं है। यहां भी H2O था, फ्रीज हो गया, यहां भी H2O है। या मेल्टिंग ऑफ आइस, अगर हम आइस को मेल्ट कराते हैं, बर्फ को पिघलाते हैं, तो पिघलना क्या है, बर्फ का, बर्फ पिघल रहा है। बर्फ जब था तब भी H2O था, और पिघल गया फिर भी H2O है। तो यहां पे मेल्टिंग, किसी भी चीज का मेल्टिंग हो सकता है, आइस की बात नहीं कर रहे हैं।
आप किसी भी चीज को मेल्ट कराएंगे तो मेल्टिंग का मतलब क्या हो गया, वो पिघल रहा है, उसकी कोई केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं बदल रही, उसका स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट का मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और ये क्या है, ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज, किसी भी मैटर का स्टेट चेंज होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, और फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज फिजिकल चेंज कहलाता है। ठीक, भौतिक परिवर्तन होता है। यानी कभी भी आपसे कोई कहता है कि अगर हम आइस लिए हैं उसको मेल्ट करा रहे हैं तो बर्फ को पिघलाना भौतिक परिवर्तन। अब उस पानी को और गर्म करते जाओ, गर्म करते जाओ, भाप बन जाए, उससे वेपर्स बन जाए, वेपर्स भी क्या हो गए। यानी अगर कोई कहता है वाटर से वेपर बन रहा है, भाई वाटर से, दिखाई दे रहा होगा कि नहीं पता नहीं, इधर लिखता हूं, अगर वाटर से वेपर बन रहा है तो भी क्या है, वो फिजिकल चेंज ही है भाई, क्योंकि वाटर से वेपर कुछ चेंज नहीं हो रहा है। यहां भी H2O था और यहां भी H2O है, उसका कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा है, उसका केमिकल कंपोजिशन, पहले भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन था, अब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। ठीक, नेक्स्ट, लेकिन यहां पे सर आप बता रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ये है क्या, जल का विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन थोड़ा सा अलग प्रक्रिया हो जाता है। यानी वाटर को मैंने लिया, पानी को लिया, इसमें मैं 2 इलेक्ट्रोड लगाऊंगा। क्लास 10th में आपको बताऊंगा ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। 8th आप अच्छे से पढ़ के आए होंगे तो वहां पे था एक चैप्टर, ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। 8th में याद कीजिए, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। वहां पे बताया गया था कि जब अगर हम 2 एनोड कैथोड इलेक्ट्रोड लेके वाटर में यहां से बैटरी से अटैच करके इसको वाटर में लगाते हैं तो क्या होता है, वाटर यानी H2O यहां से ब्रेक होता है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज जब यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल टूट जाते हैं, और टूटने के बाद क्या होता है, ऑक्सीजन अलग यहाँ से लिबरेट हो जाता है और हाइड्रोजन अलग लिबरेट हो जाता है, तो यहाँ से गैसें बन जाती हैं। यानी जब भी हम इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिक के द्वारा, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रिक के द्वारा अगर हम किसी को ब्रेक करते हैं, यानी वाटर को अगर इलेक्ट्रिक के द्वारा ब्रेक करेंगे तो उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। यहाँ पे ब्रेक हुआ ना वाटर, क्या हुआ भाई, ओवरऑल H2O था, H2O ब्रेक हो गया भाई H2 + O2 में, हाइड्रोजन गैस अलग हो गई, ऑक्सीजन गैस अलग हो गई, पहले एक थी, अब क्या हो गया, आप देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस में 2 नई चीजें बन गई। पहले ये वाटर था, अब ये गैस बन गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस क्या वाटर के समान है, नहीं, हाइड्रोजन अलग चीज है, ऑक्सीजन अलग है और वाटर अलग है। तो कोई जब नया पदार्थ बन जाता है तो वो क्या होता है भाई, केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि वाटर से वेपर बन रहा है, आइस से वाटर बन रहा है, तो ये सब फिजिकल है, लेकिन जैसे ही शब्द आएगा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर तो क्या हो जाएगा तुरंत, वो केमिकल चेंज। अच्छा आगे चलते हैं, गेहूं से आटा बन गया सर, गेहूं से आटा बना दो तो क्या होगा, उससे आटे से रोटी बना दो। कहेंगे कुछ लोग सर गेहूं से आटा बना फिजिकल चेंज है, बताइए आटे से रोटी बना दें तो क्या होगा। तो जब हम रोटी बनाते हैं आटे से तो उसमें कुछ केमिकल, क्या केमिकल में कोई बदलाव होगा, जरूर। जब उसको हम रोटी को पकाते हैं तो उसके जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मान लीजिए अगर इसमें हमारे पास ग्लूकोज है तो ग्लूकोज में थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर उसका चेंज हो सकता है, तो वहां पे वो केमिकल चेंज हो सकता है क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बदल सकता है केमिकल के लेवल पे। लेकिन गेहूं से आटा बनना, गेहूं, अब कोई कहेगा सर अच्छा गेहूं से आटा बना रहे हैं, कुछ नया तो नहीं बन रहा है, सही है, पहले भी गेहूं आटा ही था, समझो नहीं पिसा हुआ था, बड़ा था थोड़ा सा छोटा हो गया। अब किसी चीज को पहले ही बता चुका हूं, इसको बड़ा था, इसको काट के तोड़ के छोटा करना क्या होगा, ग्राइंड करके छोटा करना क्या है, फिजिकल चेंज है, कुछ नया नहीं बन रहा है। लेकिन आप अभी अभी ये कर रहे थे सेकेंड पॉइंट में कि फिजिकल चेंज होता है रिवर्सिबल चेंज, यानी इसको वापस कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि वाटर से आइस बना रहे हैं, जल से यानी बर्फ बना रहे हैं, बर्फ को फिर से मैं वाटर बना सकता हूं, यानी कि बर्फ को पिघलाया, पिघलाने के बाद मैं फिर से चाहूं तो उस पिघले हुए पानी से बर्फ बना सकता हूं। लेकिन यहां पे क्या, कहां ऐसे होगा, अगर गेहूं से मैं आटा बना दूं तो क्या फिर आप आटे से गेहूं बना लेंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार ये सेकेंड पॉइंट या सारे पॉइंट्स मैच ही करें, ठीक है, ये ध्यान देना। यहां पे एक एग्जांपल हमको ऐसे भी मिला, यानी सबसे अच्छा प्रेफरेंस हम फर्स्ट वाले को देंगे, सबसे अच्छा प्रेफरेंस फर्स्ट वाला, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। थर्ड फोर्थ की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक, बात अच्छा कर लेता हूं फोर्थ की। तो देखिए फोर्थ में क्या था, मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन्स कांस्टेंट, मास नहीं चेंज होगा, सही है। गेहूं आप लेके जाते हैं चक्की पे रखते हैं, 50 किलो था तो 50 किलो लेके आते हैं, क्या 50 था तो 40 लेके आते, नहीं, तो जितना गेहूं था उतना ही आटा मिलता है, तो मास तो सेम है, तो वही चीज तो मैं यहाँ लिखा हूं, मास सेम है। क्या बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है गेहूं से आटा बनाने में, नहीं, थोड़ी सी एनर्जी लगी है, स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ पे लार्ज एनर्जी डिफरेंस, केमिकल चेंज में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। क्यों, देखिए जब मैं यहाँ पे केमिकली ब्रेक कर रहा था किसको, वाटर को, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोलिसिस जब मैं कर रहा था यहाँ पे अभी, तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करना पड़ा मुझको, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोड लगाने पड़े मुझको, हाई वोल्टेज वहां से लगाना पड़ा। तो यहाँ पे मैं एनर्जी ज्यादा दे रहा हूं तब जाके टूट रहा है,
ठीक है, करीब 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ भाई, आइस से कहाँ गया, हाँ ठीक, आइस से वाटर बनता है तो क्या होता है, थोड़ा सा गर्म किए कि आइस से वाटर बना, नहीं भी गर्म किए अपने हाथ पे रख लो, बर्फ पिघल जाएगा थोड़ी देर में, तो उसमें कहाँ बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है। यानी फिजिकल चेंज में एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम होता है, स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होता है, लेकिन केमिकल चेंज में बहुत ज्यादा एनर्जी डिफरेंस अभी यहाँ पे आपने देखा। ठीक, अब आगे चलते हैं सर। तो आशा करता हूँ ये दोनों नीचे की पॉइंट्स भी आपको क्लियर हुए होंगे, पहला दूसरा तो मैं पहले से ही क्लियर कर चुका हूँ। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था कि गेहूं का आटा, गेहूं से आटा बन जाएगा तो क्या फिर से आटे से गेहूं बना लेंगे, तो नहीं हो सकता। यानी ये इरिवर्सिबल तो है, लेकिन क्या ये केमिकल चेंज है, नहीं, केमिकल चेंज नहीं, क्योंकि कुछ नया नहीं बना। अगर कुछ नया बना होता तो मैं कह देता कि ये केमिकल चेंज है, लेकिन यहाँ पे नया नहीं बना कुछ, इसलिए ये फिजिकल चेंज। यानी पहली प्रॉपर्टीज हमको सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस में रखनी है कि कुछ नया बन रहा है या नहीं बन रहा है। सबसे पहले तो आप यही चेक करो, कोई चेंज हो रहा है, कुछ नया बन रहा है क्या, नहीं बना, नहीं बना तो वही फिजिकल चेंज, और बन गया तो केमिकल चेंज। जैसे यहाँ पे राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फल का पकना, फलों के पकने में क्या होता है, और या एक एग्जांपल और बड़ा अच्छा था, बता रहा था मैं, मिल्क से कर्ड, यानी दूध से दही बनना। दूध से दही बनने में क्या होता है, देखिए केमिकल चेंज होता है। दूध क्या है, दूध एसिडिक नहीं होता, कर्ड क्या होता है, दही क्या होता है, एसिड इसमें होता है, तो ये एसिड हो गया, कंपोजिशन ही चेंज हो गया, यहां एसिड नहीं है, यहां कुछ नया बन गया एसिड। तो पहली चीज तो नया बन गया, और दूसरी चीज इरिवर्सिबल है, इसको वापस नहीं कर सकते। ठीक है, फिर से दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज यहां पे मैच कर रही है, इसलिए ये क्या है, केमिकल चेंज। और राइपनिंग ऑफ फ्रूट की बात कर रहा था, फल का पकना। फल जब कच्चा होता है तो क्या होता है, खट्टा होता है, पक जाता है तो क्या हो जाता है, मीठा हो जाता है। प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, और ऐसी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई जो देख के कलर से भले बता दें, लेकिन वैसे देख के आपको वो सारी चीजें नहीं बता सकते कि वो मीठा होगा कि खट्टा होगा। अगली चीज और क्या आप नहीं कर सकते, इसको वापस, इरिवर्सिबल चेंज है भाई फल का पकना। यानी अगर एक बार फल पक गया और सोचे कि आप इसको हम कच्चा करते हैं, तो ये कहाँ पॉसिबल है। ठीक है, कच्चा नहीं होगा, खराब हो जाएगा, उसके बाद आगे चल के और पकाने का प्रयास करोगे तो खराब हो जाएगा। तो ये चीज है, इरिवर्सिबल भी है और कुछ नया भी बन गया। नया यानी स्वीट, पहले टेस्ट सॉर था फिर स्वीट हो गया, तो फल का पकना क्या है, केमिकल चेंज। मोमबत्ती का जलना बड़ा ही अच्छा एग्जांपल था। मोमबत्ती के जलने में दोनों चेंजेस हैं। क्यों भाई, क्योंकि मोमबत्ती जब जलती है सर, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है हमारे पास में मोम। ठीक है, तो मोम जो हमारे पास में है वो पिघलता है, जब जलती है मोमबत्ती तो मोम पिघलता है। यहाँ पे जो मोम पिघल रहा है, मेल्ट कर रहा है, जब मेल्ट करेगा तो इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। लेकिन यहाँ पे बर्न, ये चीजें जल भी रही हैं, जब चीजें जल रही हैं तो ये क्या है, किसी भी चीज का जलना, केमिकल चेंज। यानी यहाँ पे बर्निंग, अगर कोई पूछता है कि बर्निंग क्या है, ठीक है, तो बर्निंग क्या है, यहां मैं एक एग्जांपल लिख देता हूं, बर्निंग ऑफ पेपर या वुड, कुछ भी लकड़ी या कागज का जलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन। उसी तरीके से यहां जब मोमबत्ती जलती है तो ये जो मोम होता है ये जल जाता है, तो इसको धीरे धीरे खत्म हो जाता है, गायब। जैसे यहाँ पे बर्निंग ऑफ पेपर पहले समझते हैं, फिर यहाँ फिर से आते हैं। पेपर लिया, जला दिया, कुछ नया बना, बिल्कुल सर, राख बन गया पेपर की तरह, पेपर बचा ही नहीं। पेपर को तोड़ना, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े काटना और पेपर को जलाना, दोनों में अंतर है। पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटोगे तो फिजिकल चेंज, पेपर को जला दिया, नया बन गया, राख। ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हैं, केमिकल चेंज। और दूसरी चीज, पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा तो टेप वगैरह लगा के चिपका सकते हैं उसको। ठीक है, यानी रिवर्सिबल चेंज है, वापस फिर से थोड़ा बहुत सही कर सकते हैं। लेकिन जब एक बार राख बन गई और फिर से सोचे आप इससे कि कागज बन जाए, तो नॉट पॉसिबल, इरिवर्सिबल। तो किसी चीज का जलना, लकड़ी का जलना, ठीक है, किसी भी चीज का जलना, जलना क्या होता है, केमिकल चेंज। ठीक, यहां पे दोनों चीजें हो रही है, यहां पे ये मेल्ट भी कर रहा है और बर्न भी कर रहा है, तो एक तो फिजिकल है, एक केमिकल है। तो इसलिए मोमबत्ती का जलना, ठीक है, कैंडल का जलना, कैंडल जब मेल्ट होगा तो फिजिकल चेंज, कैंडल जब जलेगा तो क्या होगा, केमिकल चेंज। तो यहाँ पे दोनों चीजें हैं। तो आशा करता हूँ बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किए। अब कुछ एग्जाम्पल्स अगर आपके समझ में आते हैं, आपके दिमाग में आते हैं, तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि सर ये कौन सा चेंज है। ठीक, मैं बताने का प्रयास करूंगा सारे। और यहाँ पे ये चैप्टर आपका क्लोज हुआ, 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए केमिस्ट्री के, एक बायो का पहले ही कंप्लीट करके रखा हूँ और एक फिजिक्स का भी कंप्लीट है। तो अब इसके बाद देखते हैं कौन सा चैप्टर, हमको लग रहा है कि हम बायो का सेकंड चैप्टर टिश्यू स्टार्ट करेंगे इसके बाद। ठीक है, टिश्यू स्टार्ट करेंगे, उसके बाद कंप्लीट करके फिर से कोई नया चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो इसको अच्छे से पढ़िए, और बहुत ही सरल था ये,
फिजिकल और केमिकल चेंज, बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही मजेदार टॉपिक था। अच्छा, कोई पूछता है सर डाइजेशन ऑफ फूड हमारे अंदर, तो डाइजेशन ऑफ फूड दोनों प्रोसेस है, यानी हमारे अंदर भोजन का पचना, अगर हम भोजन करते हैं तो उसका पचना कौन सा प्रोसेस है, फिजिकल है या केमिकल, तो उसमें दोनों है, ये भी दोनों है, ठीक है। क्यों? जब हम भोजन को अपने माउथ में इंटर कराते हैं तो वहाँ से हम दांतों से उसको ग्राइंड करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, और किसी चीज़ को छोटे टुकड़ों में तोड़ना फिजिकल चेंज है। जब ये हमारे स्टमक में जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस होते हैं जो उसको कन्वर्ट कर देते हैं, उसका केमिकल कंपोजिशन बदल देते हैं, और जब केमिकल कंपोजिशन बदल गया तो केमिकल चेंज भी। तो ये भी था हमारे पास में। हम लोगों का बढ़ना, ग्रोथ, तो ग्रोथ को तो ऐसे कुछ नया तो बन नहीं रहा है, हम लोग बढ़ रहे हैं, पेड़ पौधों का बढ़ना या ग्रोथ होना। तो ग्रोथ होना क्या होता है, आपके दिमाग में चलेगा सर किसी चीज़ का बढ़ना क्या होता है। तो बढ़ना जो होता है, हम लोग अगर हमारी लंबाई बढ़ रही है, कुछ नया तो नहीं बन रहा है, पहले भी हम यही थे, अब भी यही हैं, लेकिन एक प्रोसेस यहाँ पे दिखाई दे, पहली तो चीज़ दिखाई नहीं दे रही, कुछ नया तो बन नहीं रहा है। कुछ नया बनने का मतलब बाल नए नए उग रहे हैं वो अलग बात हो गई, ठीक है, बाल वगैरह छोड़ दो, ये सब कुछ नहीं बन रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपको समझ में आनी चाहिए कि हमारी जो प्रोसेस हो रही है ये रिवर्सिबल है क्या? क्या आप बड़े हो गए तो छोटे हो जाओगे फिर से? नहीं, ये इरिवर्सिबल है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं केमिकल चेंज है, हमारी ग्रोथ या प्लांट्स की ग्रोथ क्या होती है, केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि हमारी जो लंबाई बढ़ रही है उसको हम वापस छोटा नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही कई सारे मज़ेदार चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। आप खुद से दिमाग लगाइए, सोचिए आसपास, और आपको अगर नहीं समझ में आता तो कमेंट में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।